अपनी कंपनी को मल्टी मिलियनर टारगेट पे सेट किया आपने जी। और वो अचीव भी किया। सबसे बड़ा माइंड में क्या शिफ्ट था जब आप न्यूजीलैंड में गए थे, यहाँ से बाहर जी। न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया आए? जी। ये सक्सेस मुझे लगता है आपको ऑस्ट्रेलिया में मिली। आपने एटीट्यूड अपनाया जो आज जसमीत सिंह मेरे सामने बैठे। मतलब जो जसमीत सिंह बाहर गया था, जो जसमीत सिंह मेरे सामने ऑस्ट्रेलिया से आज मेरे पॉडकास्ट शो में आया हुआ है, यहाँ तक के सफर में ऐसा कौन सी कुछ एक स्टोरी हमसे शेयर की। आपको सब कुछ मिल रहा हो और इतना ज्यादा मिल रहा हो कि आपको उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, तो उसका फिर नेक्स्ट फेज पता है ये कहता रहता है, यार व्हाट, यार इस इंफॉर्मेशन से आपका क्या फायदा ना, उसमें मेरे को ज्यादा खुशी होती है। सो एक बात कही कि मुझे 8 साल हो गए, मैं सोशल मीडिया पे आपको अभी नजर आया। इन्होंने क्या नहीं छोड़ा, मैं बताऊं एक शब्द में, कंटिन्यूटी। हर शो में एक बात कहता हूं, हर चीज का एक टाइमिंग होता है। आपने भी मेरे को बताया कि आपको किसी ने, आपके जान पहचान ने बताया कि भाई मेरी जो एक्चुअल स्टार्टिंग है वो ऑकलैंड से ही है, तो इसमें कोई शक नहीं है। दोनों जगह मेरे को बहुत प्यार मिला भाई। प्रॉपर्टी स्ट्रेटेजिस्ट लिखते हैं ये अपने नाम के साथ, उसमें और एक ब्रोकर शब्द में क्या फर्क है? क्योंकि मालिक ने उसको फाउंडर बनाया है, क्योंकि उसने भी अपने आप पे काम करा होगा। आपको मैं अपने नजर आ रहा हूँ, 8 साल हो गए मेरे को कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हुए, सोशल मीडिया पे जाते हुए, पर आपको अब नजर आ कि मैं रुका नहीं। दोस्तों, हर फाउंडर का एक ड्रीम होता है। वो ड्रीम क्या होता है? अपनी फील्ड में एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा बनने का। मेरे इस शो की जो सबसे बड़ा एम्बिशन था कि बड़े बड़े फाउंडर्स जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, उनकी अचीवमेंट को पब्लिक के सामने लाने का। इसी श्रृंखला में आज एक वर्ल्ड फेमस प्रॉपर्टी स्ट्रेटेजिस्ट जसमीत सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, और शायद हर व्यक्ति ने इनकी रील कहीं ना कहीं, अगर फेसबुक से अटैच है तो कहीं ना कहीं देखी हो। जसमीत जी, आपका मेरे शो में बहुत बड़ा स्वागत है। थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बड़ी उपलब्धि की है अपनी कंपनी को और अपने देश को, जहां पे भी आप स्थित हैं, वर्ल्ड की लाइमलाइट लाने। थैंक यू सो मच। आपने जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी दी, जैसे मैं आपके चैनल के पॉडकास्ट के माध्यम से ही समझता हूँ कि किस किस जगह ऑस्ट्रेलिया में तेजी आने वाली है और कहाँ ठहरा जी। कोशिश यही है भाई, क्योंकि मैं एक्चुअल में चाहता हूँ, आप कभी भी मेरा पॉडकास्ट कोई भी उठा के देख लेना, जब तक अगला बंदा बोलता नहीं है कि आप अपने बारे में बताओ, मैं बात नहीं करता हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं एक्चुअल में चाहता हूँ कि लोग जो है इस इंफॉर्मेशन से उनका क्या फायदा होना, मेरे को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। मालिक देखो सब कुछ दे रहा है, जब आपको सब कुछ मिल रहा हो और इतना ज्यादा मिल रहा हो कि आपको उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, तो उसका फिर नेक्स्ट फेज पता है ये कहता रहता है, यार व्हाट, यार इस इंफॉर्मेशन से आपका क्या फायदा ना, उसमें मेरे को ज्यादा खुशी होती है। सो मैं यही कोशिश करता हूँ कि करता रहूंगा जब तक मालिक जी चाहेंगे, बाकी उनके हाथ में सब कुछ। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जी। अपनी कंपनी को मल्टी मिलियनर टारगेट पे सेट किया आपने और वो अचीव भी किया। सबसे बड़ा माइंड में क्या शिफ्ट था जब आप न्यूजीलैंड में गए थे, यहाँ से बाहर न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया आए? जी। ये सक्सेस मुझे लगता है आपको ऑस्ट्रेलिया में मिली है। जी। ठीक है ना? मेजॉरिटी ऑफ द सक्सेस की स्टोरी आपकी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग। एक्चुअली दोनों में है भाई। अच्छा, वहां से भी है और यहाँ पे भी, दोनों जगह ही है। बट ये आप ये बोल सकते हो कि जो स्टार्टिंग हुई है वो हमेशा न्यूजीलैंड से हुई है। आपने भी मेरे को बताया कि आपको किसी ने, आपके जान पहचान ने बताया कि भाई मेरी जो एक्चुअल स्टार्टिंग है वो ऑकलैंड से ही है, तो इसमें कोई शक नहीं है। दोनों जगह मेरे को बहुत प्यार मिला भाई। तो माइंड में क्या शिफ्ट, क्या आपने एटीट्यूड अपनाया जो आज जसमीत सिंह मेरे सामने बैठे? मतलब जो जसमीत सिंह बाहर गया था, जो जसमीत सिंह मेरे सामने ऑस्ट्रेलिया से आज मेरे पॉडकास्ट शो में आया हुआ है, यहाँ तक के सफर में ऐसा कौन सी कुछ एक स्टोरी हमसे शेयर की? भाई शुरू से ना, सच बता रहा हूँ मैं, इनको थोड़ा अजीब लगेगा, मैंने आज से 11 साल पहले ना अपने लिए बिल्कुल छोड़ना बंद कर दिया था। 2015 मेरे को बहुत अच्छे तरीके से याद है, वो मेरी जिंदगी का ऐसा टर्निंग पॉइंट था। इसलिए मेरे को ना अपने बारे में कुछ करना ही नहीं है। मेरे को ये लगता है कि जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हो, आपकी जिंदगी में खुद ही अपने आप ही बरकत आनी शुरू हो जाती है। ये मालिक का खेल है, क्योंकि वो क्या है, वो देने वाला है। देने वाला वही है, पर हम एक जरिया बनते हैं, हर एक जरिया बनता है ना। आप भी जैसे जरिया लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे ये भाई जो कैमरे वाला है, ये भी आपका जरिया बन रहा है कि आपका जो शूट है वो बड़ी तरीके से चले, राइट? सो ऐसे हम, मेरे को लगता है कि ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हम एक जरिया है। और मेरे को ये समझ आज से 11 साल पहले कि भाई तू एक जरिया है जिसको यूज किया जाएगा। और इसलिए भाई मेरे को बहुत मजा आता है कि
ज्यादातर लोग ना जिंदगी से परेशान, पता है क्यों भाई? वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं, आप 1000 करोड़ के बंदे ऐसे बन सकते हो अगर ये बात मान जाओगे तो। बस अपने लिए छोड़ना बंद कर, सोचना बंद कर दो। दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दो कि भाई आप दूसरों की जिंदगी बढ़िया कैसे कर सकते हो। मेरे को लगता है कि 1000 करोड़ बहुत छोटी सी बात हो जाए अगर आप दूसरों के लिए सोचना शुरू करोगे तब। अगर आप अपने लिए सोचते रहोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कभी नहीं पहुंच पाओगे। बहुत बड़े। कभी भी नहीं पहुंच पाए। लिख के ले जाओ, मैं आपको बता रहा हूं। ये पॉडकास्ट 100 साल बाद भी देख लोगे ना, तब भी आपको ये गारंटी मिलेगी, सच मिलेगी बात। क्योंकि अपने लिए जो जीता ना भाई, टोनी रॉबिन्स है। टोनी रॉबिन्स की ना 110 के आसपास कंपनीज है उसकी। बहुत 110 कंपनी। पिछले साल उन्होंने 12 से 14 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू करा। पर मैंने उस बंदे को ना आज तक अपने लिए काम करते देखा ही नहीं। वो हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं दूसरों की जिंदगी कैसे बदल दूं। अब वो इतना बढ़िया आदमी है और वो कोशिश कर रहा है। देखो, होना नहीं होना वो मालिक क्या, तुम तुम कोशिश तो करो ना, तुम दूसरे की सोचने के लिए। आप बस अपने लिए, जब आप अपने लिए घेरा बना लोगे ना कि भाई यहाँ बस मैं ही कामयाब हो जाऊं या बस मैं ही सब कुछ बन जाऊं, मैं गारंटी दूं कभी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अपनी टीम के बारे में नहीं सोच रहे आप। टीम आपके बारे में क्यों सोचेगी फिर? बहुत बड़ी। मैं अपनी टीम के बारे में सोच रहा हूं तो भाई इनको मैं दुनिया से ज्यादा पैसे कैसे दूं ताकि ये हम दोनों मिलके काम करें। क्योंकि भाई टीम के बिना काम नहीं हो सकता। अब आपका भी जो दोस्त है, बचपन का दोस्त है, आपने बताया ना आने से पहले कि भाई मेरा बचपन का दोस्त है, मैं कहा भाई इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती। पता क्यों? एक बंदा जरूरी होता है। क्योंकि शक्ल तो किसी ना किसी को मालिक बनाने होता है। अब ये भी आपको, आप ही ने मेरे को बड़ा कुछ बताया भी निकाल के, मेरे को तो पता नहीं था। आपने बोला भाई कहा कब टाइम है, कब है, सब निकालता हूं। किसी ना किसी को शक्ल मालिक खुद बनाता है, पर उसका हर एक बंदे का। अच्छा, रात को हम गए, मैं और मेरे चाचे का लड़का जो रूम में बैठा हुआ है, रात को हम किसी को मिल के आए। वो ना सीईओ है कंपनी की, तो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी काम कर रहे हैं। तो हम किसी बंदे के बारे में बात करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी उनकी कंपनी के भी वो सीईओ थे। तो मैंने जैसे हम मीटिंग से निकले ना, मैंने कहा द रियलिटी इज के फाउंडर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी या इसमें जो गुण होते हैं ना वो नहीं है। हाँ, ये बढ़िया सीईओ हो सकती है, पर फाउंडर की जो जो सिचुएशन है, ये फाउंडर की जो प्रेशर है वो सबके नहीं है। क्योंकि मालिक ने उसको फाउंडर बनाया है, क्योंकि उसने भी अपने आप पे काम करा होगा। आपको मैं अब नजर आ रहा हूं ना, 8 साल हो गए मेरे को कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हुए, सोशल मीडिया पे जाते हुए, पर आपको अब नजर आ रहा है क्योंकि मैं रुका नहीं। तो मालिक ने किसी ना किसी को फाउंडर चूज करना होता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि अगर आप सीईओ हो तो वो काम कोई कम है। आपको भाई साहब इसलिए बनाया गया, या आप ये बोल सकते हो कि आपने बस अपने आप को अभी तक यहां तक स्किल्स अपने बढ़ाए हैं। अगर आप उसको नेक्स्ट स्टेज पे ले जाओगे, आने से पहले मैं इसको पता क्या बोल रहा था, मैंने बोला मेरे को लगता है कि ये दुनिया जो है ना गेम है। वो गेम इसलिए कि हर एक गेम का एक लेवल होता है, और जैसे ही आप उस लेवल की स्किल्स एक्वायर कर लोगे या उस लेवल को क्रैक कर लोगे, आप नेक्स्ट स्टेज पे चले जाओगे। द रियलिटी इज कि सब लोग करते नहीं है। आप बोल रहे हो मैं अच्छा बोलता हूं, एक्चुअली भाई रियलिटी इज कि मैं कम से कम आज भी 2 से 2.5 घंटे कम से कम रोज पढ़ता हूं। तो मेरे पास कंटेंट कैसे खत्म हो जाएगा? आने से पहले हम गाड़ी में पॉडकास्ट सुनने में गए, बात है पहले पॉडकास्ट, जस्ट टू मेक श्योर मेरे को पता होना चाहिए भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सो कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये गेम है। अगर आपको गेम के रूल समझ आ जाए और आपको गेम का क्रैक कोड मिल जाए और आप इसको खेलना शुरू कर, तो कैसे नहीं होगा? बहुत बड़ी। मतलब इनकी बातों को तथ्य बताऊं, मतलब क्रक्स बताऊं, इन्होंने एक बात कही कि मुझे 8 साल हो गए, मैं सोशल मीडिया पे आपको अभी नजर आया। इन्होंने क्या नहीं छोड़ा, मैं बताऊं एक शब्द में, कंटिन्यूटी। ये जो कंटिन्यूटी इनके अंदर रही ना, उसी की वजह से आज सामने बैठे। मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मुझे इनकी बातों में ही मिल गया। एक और बता दूं, और प्रिसाइज कर दूं इस आंसर को। भाई मेरा ना एक और इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा उसका। ठीक। और एक उस इंस्टाग्राम पे ना मैंने 4000 पोस्ट करने हैं। 4000? अभी मैं उसको स्क्रीनशॉट भेज दूं, आप लगा देना। 4000 पोस्ट करे और उसके सिर्फ और सिर्फ 553 फॉलोअर्स हैं। आपको अब नजर आ रहा है कि मेरे 70,000 फॉलोअर हैं, या जितने भी फॉलोअर्स हैं 60-70 जितने भी हैं, आपको ये नहीं नजर आ रहा कि मैंने 4000 बड़ी पोस्ट करके गलतियां करी, उसके बाद मैं यहाँ पे पहुंचा। मैं हर शो में एक बात कहता हूँ, हर चीज का एक टाइमिंग होता है। ये मेरे सामने क्यों बैठे हैं मैं एस्ट्रोलॉजिकली बताता हूँ, और इनको भी बता देता हूँ। मेरे को भी बता दो भाई। हाँ, स्कॉर्पियो लगन है, 3rd लॉर्ड, तीसरे घर। मैं हमेशा तीसरे घर को बहुत बड़ी अहमियत देता हूँ।
तीसरा और 11वां घर, 11वां घर को लोग सोशल एक्टिविटी से जोड़ते हैं। लेकिन जब इंस्टाग्राम पे बंदा आता है ना, ये छा जाता है यूट्यूब पे, तीसरे घर का सबसे बड़ा रोल होता है। मैं बहुत सारे पॉडकास्ट शो में बोल चुका हूँ। आज इनकी जन्मपत्री को भी डिस्कस कर लेता हूँ। स्कॉर्पियो लगन है, लगन का लॉर्ड 11वें घर में बैठा हुआ है, सोशल नेटवर्किंग के घर में। वहां से सेकंड हाउस यानी वाणी के स्थान को देख रहा है। दशा कौन सी चल रही है? दशा नहीं, खेल रचा है जो ये हर दूसरे दिन किसी ना किसी पॉडकास्ट शो में बैठे होते हैं। थर्ड लॉर्ड की ही दशा चल रही है। थर्ड लॉर्ड कौन है? शनि। शनि की दशा चल रही है। शनि इनका स्कॉर्पियो लगन में सेकंड हाउस यानी वाणी स्थान में बैठा हुआ। अब इनके राशि का लॉर्ड भी वाणी स्थान में चला गया और लगन का लॉर्ड 11वें से बैठ के चौथी दृष्टि से वाणी स्थान यानी सेकंड हाउस को देख रहा है। तो सेकंड हाउस पूरा पूरा एक्टिवेटेड है इस समय। जो भी एस्ट्रोलॉजी के सूत्र हैं, उनके बिना कोई भी उपलब्धि नहीं हो सकती जीवन में। तो जहां भी इंसान ने, जो भुवन बाम है किस दशा में बना? भुवन बाम के बनाने वाला दशा भी तीसरे राहु की दशा थी। राहु बनाता है। मेरी खुद की राहु की दशा भी शुरू हुई है 18 साल की। राहु के बिना आप मतलब इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे बहुत बड़ी पर्सनालिटी बन नहीं सकते। सो इनका शनि जैसे ही थर्ड हाउस की दशा आई, आज देखो ये कितनी पुरानी मेहनत कर रहे हैं, पर जब तक दशा दिशा नहीं दिखाएगी ये अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। ये एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट है। मैं इनका चार्ट भी आप सबके सामने रख दूंगा, इनकी बर्थ डिटेल भी रख दूंगा। अब पर भाई, पर इसमें मैं एक चीज में ऐड करना चाहता हूँ। आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है। मेरे को पता नहीं, आप बहुत माहिर हो इस चीज के। ज्यादातर लोग पर भाई 4000 पोस्ट नहीं ना करेंगे। अगर उनकी दशा आनी होगी तो नहीं करेंगे, है ना? दशा आनी होगी तो करेंगे ना। अच्छा, ये भाई इसको देखो डेस्टिनी तय करती है कि आपने कंटिन्यूटी करनी है, बीच मैदान में छोड़ के भाग जाना। आई सी, ओके। कितने लोग तो बिल्कुल मंजिल के पास पहुंच के लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डेस्टिनी में, प्रारब्ध में नहीं लिखा हुआ वो खेल। ये प्रारब्ध को चेंज किया जा सकता है मेरे ख्याल में। मैं ये कह सकता हूँ प्रारब्ध को चेंज नहीं किया जा सकता। तो तभी दशा जो सीक्वेंस में निर्धारित, हम जो बर्थ नक्षत्र होता है उस दशा से हमारे जीवन चलता है, वही हमारी पूरे जीवन की उपलब्धियों की एक नींव रख देता है। मेरे को पता नहीं लगता भाई मालिक सब कुछ चेंज कर सकता है। चलो ठीक है, दोनों के बिलीफ से। हाँ जी, बिल्कुल बिलीफ। मेरे को लगता है कि मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं, मेहनत तो नहीं छोड़नी चाहिए। पर जनरली जिसकी किस्मत में नहीं होगा वो मेहनत छोड़ के भाग जाते हैं। भाई मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि मालिक बड़ा दयालु है। देखो बाबा नानक को जो मानते हैं ना, उनके मुंह से ऐसे ही जब निकलते हैं। क्या करूं? मेरे को लगता है वो बड़ा दयाल बहुत है, वो प्यारी बहुत करता है हमसे। आप कोशिश करोगे, मेरे को लगता है पता नहीं क्यों करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, प्रॉपर्टी स्ट्रेटेजिस्ट लिखते हैं ये अपने नाम के साथ, उसमें और एक ब्रोकर शब्द में क्या फर्क? भाई ब्रोकर जो होता है ना, वो आपके बारे में नहीं सोच रहा होता। ब्रोकर जो होता है वो जो सेलर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। प्रॉपर्टी स्ट्रेटेजिस्ट का मतलब ये है कि भाई मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूं कि आपका पैसा कहां बनेगा। आप बायर को रिप्रेजेंट, करेक्ट। बहुत ज्यादा हम बायर को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ज्यादा हम बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि उनको पता है कि भाई पैसा प्रॉपर्टी में बनना है। एंड जस्ट बिकॉज उनको पता है कि पैसा प्रॉपर्टी में बनना है, वो हम जैसे बंदों को यूज करते हैं। भाई मैं पेट्रोल स्टेशन बाय करता हूँ, मैं शॉपिंग मॉल्स बाय करता हूँ, मतलब ये बड़ी बड़ी चीजें, क्योंकि उनको पता है कि भाई पैसा इधर ही है। सो ब्रोकर जो है वो आपके लिए नहीं सोच रहा, आपको लग रहा है पर वो सोच नहीं रहा। ब्रोकर जो सेलर है, डेवलपर है, जो बिल्डर है, उसके बारे में सोच रहा है और उसको पैसे भी वहीं से मिल रहे हैं, तो आपके बारे में वो कैसे सोच लेगा? तो ये मेजर डिफरेंस है। हम बायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनका ध्यान रखने की कोशिश करते हैं कि भाई आप बच के रहो, आपको फंसाया जा रहा है, आपको मार्केटिंग में फंसा दिया, तो मत खरीदो फ्लैट क्योंकि आपका फायदा नहीं होगा। देखो जी, बहुत अच्छा डिस्क्लोजर दिया। हम ब्रोकर किसे समझे और प्रॉपर्टी स्ट्रेटेजिस्ट किसको समझे, और हमारे हितों की रक्षा कौन करने वाला है। एक ट्रिकी क्वेश्चन है। आप न्यूजीलैंड रहे जी, ऑस्ट्रेलिया रहे जी, दुबई की मार्केट भी आपने देखी जी, और इंडिया की भी देखी। अब इन चारों में सबसे ओवर रेटेड मार्केट कौन सी है और सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी चारों में कहां छुपी है? ओवर रेटेड मार्केट जो है भाई, ऑनेस्टली बताऊं, बड़ा स्पेसिफिक आंसर है, ध्यान से सुनना इसको। बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ओवर रेटेड जो मार्केट है ना भाई, जो गंदे गंदे फ्लैट्स है ना दुबई के, वो है। अब क्या हुआ, एयरबीएनबी सब बोलते हैं भाई यील्ड आएगी, यील्ड आएगी, यील्ड आएगी। वॉर की सिचुएशन है, सब लोग वापस भाग रहे हैं अपने में घर। आप फंस गए। अगर आप दुबई में रह के ही अच्छी प्रॉपर्टीज बाय करते, जैसे टाउन हाउस बाय करा, जैसे सबर्ब्स में बाय करा, जहां पे लोग एक्चुअल में रहते हैं और वहां पे जो ट्रैवलिंग है वो कंट्रोल नहीं करती, आप फिर भी पैसा कमाओगे।
वो अभी भी अंडर एस्टिमेटेड है। दुबई बहुत बढ़िया मार्केट है, बट फ्लैट्स, अब फंस गए लोग फ्लैट्स हो गए। पर अगर आपको पता है कि आपके पास पैसा ज्यादा है, आपको डाइवर्सिफाई करने की जरूर सोचनी चाहिए। उसका एक प्लान डिफरेंट होता है, वो आपके गोल्स एंड नीड्स पे होता है कि भाई आप करना क्या चाहते हो। बहुत रिलेटेड क्वेश्चन है। जी हर व्यक्ति न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, दिल्ली से अपना थैला उठा के दुबई पहुंच गया जी डीलर बनने। इसमें क्या, इसमें जसवीर सिंह क्या कमेंट्स है? भाई मेरे भी जान पहचान के बहुत लोग द रियलिटी इज भाई कि ये बहुत जल्दी बाहर जाएंगे। इनको मैं बैड ब्लड बोलता हूँ। बैड ब्लड का मतलब एक्सपीरियंस है नहीं। एग्जैक्टली, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज। पर पता क्या होता है भाई, आपको पता है, सियाने आदमी हो, इतने एक्सपीरियंस आदमी, आपको तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब भी कोई सेक्टर पैसा कमा रहा होता है ना, तो सब लोगों को लगता है भाई मैं भी पैसा कमा लूंगा, मैं भी धारा में बह जाऊं, मैं भी धारा में बह जाऊंगा। और हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आप धारा में बह भी जाओ, फिर आप देखना भाई ये जो भाग भाग के जा रहे हैं ना, अभी भाग भाग के वापस भी वापस भी आएंगे। वो मुझे पता था। एग्जैक्टली। अच्छा, आपको पता था कैसे? मैंने बहुत पहले बोला था किसी पॉडकास्ट में, एक दिन आएगा, एक था गल्फ। मेरे 4 साल से इस बात को लिख रहा हूँ। शनि की तीसरी दृष्टि गल्फ पे है, बहुत बार लिख चुका हूँ। मेरे स्टेटस तो पढ़ते हैं। शुरू में उनको लगा पता नहीं ये सरदार क्या बोलता रहता है जी, लेकिन मेरी बहुत सारी प्रेडिक्शन बहुत एक्यूरेट गई। तो अब लोगों में बिलीफ सिस्टम में गुरमीत सिंह का नाम शामिल है। आप कब से कर रहे हो वैसे ये? मैं समझ लो मेरे खानदान, हाँ, आपने बताया अभी ऑफ कैमरा में कुछ है। सो मैंने बहुत सारी प्रेडिक्शन ट्रू की है। 100 प्रेडिक्शन मेरी ऑन द डॉट है। मैंने बोला था नीतीश कुमार जीतेगा और 1 साल के अंदर बन गया सीएम, 1 साल में उतर जाएगा। अच्छा। वो उतर गया। मैंने ही बोला था बीजेपी वन साइडेड बिहार इलेक्शन जीतने वाली है। मैंने सिद्धू का जेल जाना तय है पहले लिखा था। नवजोत सिद्धू सिंह की वाइफ मेरे से मिलने भी आई थी, मेरे से मीटिंग भी करके गई। अच्छा। सिद्धू ने जेल जाने से पहले 2 दिन पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, मेरे पास नोटिफिकेशन आया नवजोत सिंह सिद्धू। सो मनीष सिसोदिया को मैंने 1 साल पहले लिख दिया था ये जेल जाएगा, डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली। सो बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी प्रेडिक्शन। तो अब लोगों का ट्रस्ट फैक्टर मेरे पे आ गया है। जब शुरू में प्रेडिक्शन देता था लोगों को बड़ा अजीब सा लगता था। विराट कोहली टॉप पे था फॉर्म में, मैंने कहा था इसका करियर स्पॉइल होने वाला है। सो वो उसके बाद वन साइडेड एक सीध में नीचे गया। जब मेरे वीडियो देख लो, ये सब यूट्यूब पे मौजूद। ओके, ठीक है ना भाई, आप भी जाके देख लो, मैं भी जाके दोबारा से देखूंगा। इंटरनेशनल जो प्रॉपर्टी मार्केट है जी भाई, इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। मेरे को लगता है जरूर करना चाहिए भाई। मतलब जैसे आप ऑस्ट्रेलिया से बेस करते हो, ऑस्ट्रेलिया में ही सबको फंसाओ, ये उससे बेटर है कि कहीं कुछ इंडिया में लगवा दो कुछ। यही एग्जैक्टली हम नहीं करते भाई। अब प्रॉब्लम पता क्या, इनके पास ना नॉलेज नहीं होती है, जो नए नए बने होते हैं ना। अब मैं न्यूजीलैंड में रह चुका हूँ, मेरी वहां पे प्रॉपर्टी है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में है, दुबई में है, डील्स करते हैं हम दुबई में ज्यादा, है ना। मेरे को पता है कि भाई अगर आप मेरे को गोल्स एंड क्लियर नीड्स बता दो, करना क्या है, डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है। अब क्या न्यूजीलैंड नीचे बैठा हुआ है? न्यूजीलैंड तो बहुत बड़े से बैठा, वो मुझे भी पता है ना। मेलबर्न का भाई, आप मेरी प्रेडिक्शन भी चेक कर लेना एक आधी, आप करते तो हम भी कर देते हैं। पर हम डाटा के बेस पे देखो, आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। मैं एज एस्ट्रोलॉजर एब्सोल्युटली। पर आपकी, मैं वैसे आप जितनी प्रेडिक्शंस मैं नहीं करता, मैं प्रॉपर्टी मार्केट की प्रेडिक्शंस करता हूँ भाई। फरवरी की ना 2023 से बोल रहा हूँ इन सबको कि भाई मेलबर्न से निकल जाओ। पता क्या भाई, हमें ना कुछ प्रेडिक्शंस कैसे कर पाते हैं, हमारे पास जो बेसिक फंडामेंटल्स है 23 से 24 चीजें हम देखते हैं, उसके बेस पे हम प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई ये मार्केट ऊपर जाएगी, ये मार्केट नीचे जाएगी, और क्या हो रहा है। मेलबर्न का भाई फरवरी 2023 से, आप भी एग्जैक्टली जैसे कर रहे हो ना, इनका भी जो क्लाइंट्स है ना, उनका बिलीफ सिस्टम बन गया भाई, नहीं यार ये सही कह रहा था। अब मैंने बोला था इनको भाई का साउथ ऑस्ट्रेलिया, मतलब एडिलेड चलो, जो ब्रिस्बेन चलो, जो पर्थ चलो, जो बहुत पैसा कमाओगे। अभी भी बता रहा हूँ भाई, पर्थ फॉलो ध्यान से सुनना, 1.5 साल जितना पैसा तुम कमा सकते हो पर्थ में, शायद ये मौका नहीं आएगा। विक्टोरिया का ही पार्ट है ना मेलबर्न? नहीं भाई, हाँ जी, विक्टोरिया का पार्ट है, करेक्ट। हाँ जी, विक्टोरिया जो है वो बड़ा स्टेट है, स्टेट है। और मेलबर्न जो है उसका शहर को बोलते हैं, और उसमें और भी बड़े शहर हैं छोटे छोटे, बेंडिगो हो गया, और मतलब बेलराट हो गया। पूरे विक्टोरिया के बारे में नेगेटिव हो आपके, सिर्फ मेलबर्न? नहीं भाई, सिर्फ मेलबर्न मेट्रो के लिए। ओके। मतलब जो बेंडिगो है, बेलराट है, जो रीजनल प्लेसेस हैं, वहां पे हम खरीद रहे हैं क्योंकि वहां पे पैसा बन रहा है। पर ये जो मेट्रो है ना भाई, वहां पे पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं होगा इनको। अगर ये यूएस और ईरान वार, जी भाई, अगले मेरा खुद को भी मानना है, अगर 2 महीने में नहीं रुकी तो ऐसी टेरिटरी में चली जाएगी जिसकी प्रेडिक्शन नहीं रुकेगी भाई, है। मैं बता दूं, नहीं रुकेगी। उसका रीजन बता दूं क्यों। परसों ट्रंप ने खुद अनाउंसमेंट करी कि भाई हम बूट्स ऑन द ग्राउंड है, हमारे जो बंदे हैं ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और हम इनको तोड़ दें। कल ही एक जगह है इनका बहुत तगड़ा, ईरान का
कोई पुल है, खराग, पता नहीं क्या नाम है, मेरे को पता नहीं है उसकी एग्जैक्ट सिटी का, वो तेहरान से खराग सिटी है, मतलब 2 घंटे का है, वो बहुत तगड़ा पुल है, उन्होंने आज तोड़ दिया वो यूएस ने। अच्छा, जो मतलब क्या है 5 अप्रैल, सॉरी 4 अप्रैल को, क्योंकि अभी तो वहां पे भी अभी तो 4 अप्रैल ही चल चुकी है, तो उन्होंने वो तोड़ दिया। कुछ 90 लोग मरे हैं, सॉरी 90 वुंडेड हुए, 8 लोग मरे हैं, तो ये रुकने वाली नहीं है भाई। अगर ये यूएस ईरान वार चलती है, जी स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट जी, इतना सेंटीमेंट खराब कर भाई स्टॉक मार्केट तो मैंने पहले ही बोल दिया था, वो तो वही है, स्टॉक मार्केट तो लग रहा था। वॉर की सिचुएशन में हमेशा स्टॉक मार्केट गिरती है। गोल्ड, सिल्वर, मैंने पता नहीं सिल्वर बोल दिया 2025 में, मेरे को पता था प्रेडिक्शन मैंने भी कर, भाई हम भी थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन करते थे, आप भी तो नहीं कर सकते। 25 में मैं बोला सिल्वर खरीद लो, अभी बोल रहा हूँ गोल्ड और कॉपर खरीद लो हमारा, पर भाई उस पे हमारा डाटाबेस ज्यादा होता है, क्योंकि हमें आप जितनी नहीं पता है एस्ट्रोलॉजी में। कॉपर क्यों हो रहा है, क्योंकि जो डाटा सेंटर्स की पाइपिंग है ना, जो पानी जहां से फ्लो करना होता है ताकि वेपर्स बन जाए, सॉरी उसको मशीन को थोड़ा ठंडा रखने के लिए, वो कॉपर का यूज करना शुरू कर दिया उन्होंने, इसलिए कॉपर जो है ऊपर जा रहा है, और उनकी माइंस नहीं है इतनी। कॉपर नया गोल्ड बनने वाला है, हाँ मैं जी। भी अपने स्टेटस में कई बार डाल चुका अच्छा, जा चुके हो आप? हूं। ये तो फिर लग रहा है भाई हो गया काम। ये भी मतलब कंफर्म्ड हो गया मेरी बात है ना। डेवलप्ड मार्केट की तरफ जो मार्केट में रुझान जा रहा है जी और डेवलपिंग मार्केट स्लो डाउन हो रही है, जी, तो ये ट्रेंड आगे बढ़ेगा या कहीं रुकेगा? मैं थोड़ा सा प्रिसाइज इसमें होना चाहिए। डेवलप मार्केट जब बोलते हो, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आप दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हो? यू कैन से हाँ, दिल्ली एनसीआर भाई एक स्टैग्नेशन आएगी, आई है ना। आई डेफिनेटली। अब देखो सप्लाई ज्यादा है, बनाई जा रहे हो लंबे लंबे टावर, नहीं लोग लटकना चाहते हवा में, मतलब फ्लैट्स में नहीं रहना चाहते कई लोग, तो जमीन आपके हिसाब से ज्यादा फायदेमंद सौदा है। भाई आपके जमीन, पॉडकास्ट पे भी बहुत मैं वॉच किया है, तो मुझे जो क्लू मिला है उसमें से एक जमीन ही मिला है। भाई आपको भी पता एक्सपीरियंस आदमियों के पैसा जमीन में ही बनता है भाई। कमर्शियल और रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल ने बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी दी है जी। दिल्ली सराउंडिंग में, और कमर्शियल बैठा है, नीचे आया है, कोई खास इसमें रिटर्न नहीं मिली लोगों को। सो भाई ये ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पर मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। कमर्शियल में ना आप कौन सा एसेट टाइप खरीद रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपकी ऑडियंस को ये बता के जा रहा हूँ कि ये 100 करोड़ आराम से कमा सकते हैं अगर ये एसेट टाइप कमर्शियल में खरीद लेंगे, कम से कम 100 करोड़ बोल के जा रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ, वेयर हाउसिंग में पैसे लगा लो, अच्छा, कोल्ड स्टोरेज में पैसा लगा लो। आप क्या करते हो, आप बस दुकानों के पीछे भागते हो, शोरूम के पीछे भागते हो, पैसा नहीं बनना वहां पे। अगर तुम्हें एक्चुअल में रिटेल में पैसा कमाना है, और दे देता हूँ, ये लो 200 करोड़ की और इनकी सलाह दे देता हूँ आपके, अब आपने बुलाया तो इनको कुछ देके तो जाऊंगा ही ना। बिग बॉक्स रिटेल जिसको हम बोलते हैं, जैसे बड़े बड़े सुपरमार्केट्स, हाँ, बड़े बड़े रिटेल जहां पे आप जैसे आइकिया आ गया, अगर आप ऐसा काम कर लोगे ना भाई साहब, ये पॉडकास्ट आप 2 साल बाद देखोगे, बोलोगे भाई साहब मैंने मान ली थी उसकी बात, मैंने बहुत पैसा कमाया, थोड़े 10% मेरे को दे देना, यानी तो भाई को दे देना क्योंकि उन्होंने मेरे को बुलाया। अगर देखो ये वार स्टेबलाइज होती है जी आज नहीं कल, ये लड़ने की भी एक हद होती है जी, कभी ना कभी, जैसे यार यूक्रेन रशिया की वार चल रही है, सब इम्यून हो चुके हैं, ऐसा हो सकता है वार ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया कर ईरान की और अमेरिका की चलती रहे, वर्ल्ड इम्यून हो जाए, मतलब जो जो चीजें हो रही है ना उनके रास्ते निकल आए बाईपास करके। एक और पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ फिर आपके हाँ, ऑडियंस को, क्या वो आपको इम्यून कर रहे हैं, क्या वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं? दोनों बातें लग रही है। ध्यान से सुनना, वॉर हमेशा डिस्ट्रैक्शन रही है। डिस्ट्रैक्ट तो दे गया, कर गया। अब आपको लग रहा है यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रही है, सच्चाई इनको बतानी पड़ेगी क्या? यूक्रेन और रशिया की वॉर का 1.5 साल पहले रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अच्छा जी। ब्लैक और वैनगार्ड के साथ, ब्लैक रॉक और वैनगार्ड के साथ $650 बिलियन का यहाँ वार चल रही है, और ये वॉर का अभी वॉर खत्म नहीं हुई है, पर उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई $650 बिलियन जो लगेगा ना तुम्हारा यूक्रेन को दोबारा बनाने के लिए, रीडेवलप करने के लिए, वो ब्लैक स्टोर और वैनगार्ड देगा। तो ये बिजनेस है कि नहीं है? बिल्कुल, ये तो नपी तुली लगता है सेटिंग हो चुकी है कुछ आपस में ऑलरेडी। अभी तक महीना हो चुका, महीने से 2 दिन ऊपर हो चुके हैं, कम से कम $33 बिलियन अभी तक इन्वेस्ट में खर्चा जा चुका है वॉर में, ईरान और यूएस के। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड स्टेज सुन लो पर, बोले बोले। पीट हेग्सेट जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का हेड है,
वो कांग्रेस को बोलता भाई मेरे को $200 बिलियन और दे दो, ये फेज 2 है वॉर का। अच्छा, $200 बिलियन, कितनी कंपनी $200 बिलियन कमाने वाली? एक आदमी अगर आप जिसको 100 एकड़ दे दो ना भाई फार्मर को, और वो पूरी जिंदगी उसको यूज करता रहे, तब भी वो इतना पैसा नहीं कमाता जब आप एक टैंक और एक हवाई जहाज बेच के मार लेते हो। इससे तगड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा होगा? है कोई? तभी बार बार वार होती है। एग्जैक्टली, ये कराई जाती है भाई। ये वर्ल्ड वार में कन्वर्ट होगी? आई डोंट थिंक सो भाई, इतना लंबा नहीं जाएगा, क्योंकि वॉर के मायने बदल गए हैं। वॉर, इसका मतलब जहां तक मैं समझता हूँ, डेफिनेशन किसी माइंडसेट के लिए खेली जा रही है, और वो टारगेट पूरा होने के बाद जो शक्तियां वार जिन्होंने कराई है वो अपना रास्ता बदल लेती। बेसिकली डोमिनेंस की वॉर है ये। यूएस कह रहा है भाई हमारा सिक्का, बस वर्चस्व की लड़ाई है। लोग जितना सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं प्रॉपर्टी को, और मेरा मानना है चाहे कितनी बड़ी वार की सिचुएशन पहले भी आई है, कुछ ना कुछ सेफ्टी का नेटवर्क तो जुड़ा हुआ है रियल एस्टेट के साथ, बाकी सब एसेट्स के साथ नहीं है। बाकी एक बात पक्की है, मैं म्यूचुअल फंड बेचता हूँ, ये रियल एस्टेट बेचते हैं। जो लिक्विडिटी प्रोविजन है म्यूचुअल फंड में वो बड़ा अद्भुत है, तो जिसकी एक डायरेक्ट एडवांटेज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को मिलती है, क्योंकि रियल एस्टेट कैश नहीं होती। अगर मैं बेचना चाहूँ, सामने वाला ऑफिस में मिल रहा है जो आपके सामने दिख रहा है, जी। अगर मैं उसको बेचने का डिसीजन लेता हूँ तो बेचेगा नहीं जल्दी। हाँ, टाइम लगेगा भाई। क्योंकि टाइम लगेगा, रियल एस्टेट है। और यही मैं रिजर्वेशन लिख के देता हूँ म्यूचुअल फंड की, वो अगले दिन शाम को मेरे अकाउंट। तो इसलिए तो भाई कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना, या तो आप कॉम्बिनेशन कर लो, या तो फिर आप मेरे जैसे कर लो, पर आप मेरी वाली सिचुएशन में नहीं हो। अब मैं भाई न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, आप नहीं खरीद सकते हो, ठीक है? तो मैं ये आपके एसेट्स है, हाँ, मैं मेरी एग्जैक्टली। पर रियल एस्टेट अगर आपके पास नहीं है 50% अपना पोर्टफोलियो में, आप खत्म हो। आज नहीं तो कल आप पैसा गवा दोगे, क्योंकि मार्केट क्या है, मतलब मार्केट आपके हाथ में नहीं है भाई। रियल एस्टेट आपके हाथ में, आप क्या रियल एस्टेट में आप लंबा पैसा कमाओगे। आप 2 साल में पैसे हो सकता है उतने नहीं कमाओ, वो पता लगा कि हम कुछ लोगों को 1 साल में डबल करके दे रहे हैं, वो एक डिफरेंट मैटर है। उसी में ही है, उसी में ही मेरा अगला क्वेश्चन है। अच्छा जी, सबसे बड़ा झूठ क्या है रियल एस्टेट? अपना घर होता है, बकवास है ये। अच्छा, कोई जैसे अपना घर जैसे कोई नाम चीज की चीज नहीं होती, बकवास है ये। बैंकों के पास है वो, तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं है। लोन आपने लिए, सारे घर ईएमआई पे बन रहे हैं। एग्जैक्टली। तो फिर तो आप तो किराएदार बैंक के। भाई एक बात बताओ, उतना पैसा जहां रुका, ईएमआई रुकी, वहां 4-6 महीने बाद आपका बोरिया बिस्तर खोला, तो अपना घर कहाँ है? छुट्टी। यही समझ नहीं आ रही भाई। एक बात बताओ, मान लो आप मेरे पास आते हो, आप कह रहे यार जसमीत एक स्ट्रेटजी बना। भाई कौन सी स्ट्रेटजी बनाऊं? कह रहे यार ये जो जनता है ना नॉर्मल, यार ये ना बड़ी फुदक रही है। अच्छा जी, इनको कंट्रोल कैसे करूं? भाई बड़ा सिंपल सा रीजन है, बड़ा सिंपल सा तरीका। क्या भाई? मार्केटिंग करो दबा के, और होम लोन दो, 30 साल का पट्टा डाल दो इनके गले में। कैसे उठल लेंगे, कैसे फुदकेंगे? इनको काम करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा 9 to 5। मैं तो भाई मतलब मैं गेम को गलत नहीं बोल रहा, पर लोग करते हैं और सरकारें भी यही करेंगी। आपको क्या लगता है वो आपके हक की बात नहीं करेगी? किसी डाउट में मत रहना। इंडिया में सबसे बड़ी थ्रेट जसमीत जो मैं समझता हूँ, वो बिल्डर और बायर के बीच में ट्रस्ट नहीं है। हाँ जी भाई, जो इंडिया में हम फेस करते हैं। क्या इंटरनेशनल मार्केट में भी यही सिनारियो? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। वहां पे लोग बंधे हुए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स पेश किए। हाँ जी, उसमें रेगुलेशंस भी होते हैं। बट हैविंग सेड दैट, मतलब जितना यहाँ पे होता है उतना लेवल पे कहीं पे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कैसे बताऊं, लोग फंस जाते हैं भाई इमोशंस के बेस पे। लोग हैं इमोशनल, इनको लगता है भाई मेरा घर है, भाई तेरा घर नहीं है। नंबर 1, अगर है भी है, आपको बोला जाता है कि भाई यहाँ भाई सब कुछ हो गया जी, ऐसा नहीं है। और ऐसा ये भी नहीं कह सकते कि दुबई में भी होता ही है। ये कई लोग आते हैं कमेंट करते हैं, उनको पता कुछ नहीं है कि दुबई में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए, कंप्लीट नहीं हुए। ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, न्यूजीलैंड में भी होता है, हर जगह होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि रेगुलेशंस कम है। और बिकॉज रेगुलेशंस कम है, कुछ कमेंट करूं? हाँ जी, बोलो प्लीज। देखो, एक ग्रह है राहु प्लेनेट। अच्छा, वो सपनों के घर बनाता है। यहाँ जी 40 मंजिला बिल्डिंग बनेगी, 30वीं मंजिल में आपका फ्लैट होगा। वो 10 साल पहले जिसने 30वीं मंजिल खरीदी थी, उसको आज तक फ्लोर नहीं मिला। जिसका राहु अच्छा था
उसने तो वो घर बेच दिया बिल्डर ने, और जिसका राहु बुरा था वो फंसा हुआ है। अच्छा, ये है जी, एस्ट्रोलॉजी से ये बिल्कुल। इंटरेस्टिंग है या नहीं? वाओ, इट इज एब्सोल्यूट, क्योंकि एक्चुअल में है तो है नहीं। है, राहु तो है। ये जो ताश के पत्तों पे महल कौन है? राहु है। ये मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? सब राहु है। अच्छा, वो स्पीकर जो कहता है तुम मेरे एमएलएम सिस्टम में काम करो, तो उसकी गाड़ी बने न बने, सामने वाले की जिसको सपने दिखाए जाने हैं उसकी गाड़ी पीछे खड़ी है। मैं समझ गया किसकी बात कर रहे हो। आप देखना जितने मोटिवेशनल स्पीकर है इनकी डेट ऑफ बर्थ चेक करो, 4 नंबर की सपोर्ट इनको कहीं ना कहीं, 4 नंबर जो कि राहु को बिलोंग करता है। मैं बहुत सारी जगह बोल चुका हूँ, जितने सपनों की दुनिया, जितनी इल्यूजन की दुनिया है, ये सब राहु है। शनि एक्चुअल घर है। शनि आपको झूठ 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 के जंजाल में नहीं फंसाता, वो आपके मन को कभी वहम नहीं दिखाता, वो रियलिटी चेक कराता है और हार्ड वर्क से आपको सक्सेस देता है। लेकिन राहु तो काल्पनिक दुनिया में ले जाता है ना, मैं तो 500 करोड़ की कंपनी बनाऊंगा, वही सपना 4 नंबर देखता है, कुछ के सपने पूरे होते हैं, वो उसके सपने पूरे होने के लिए कितने लोगों की कुर्बानी आती है। क्योंकि राहु बहुत बड़े और बहुत मतलब इलॉजिकल एम्बिशन देता है, उसको पूरा करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। तो कहीं तो जेल में मिलते हैं, राहु ही तो जेल है। राहु फॉरेन कंट्री है। राहु फॉरेन कंट्री? हाँ, राहु मुस्लिम वर्ल्ड है। ये जो वार हुई है, इस वार की मैंने 24 जनवरी को वीडियो बना के ऑलरेडी डाल दी थी कि राहु और मंगल का मिलन हो रहा है, मंगलवार है, ब्लड बात है, और राहु मुस्लिम है। ये दोनों एक्वेरियस राशि में, आपकी वाली राशि में इकट्ठे होने जा रहे हैं। एक सेकंड भाई, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग आपने कुछ, मैं वैसे तो मेरा पॉडकास्ट था पर मेरे को पूछने दो थोड़े से क्वेश्चन। क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस आदमी, आपको बताया मेरे को लर्न करने का। आप बोल रहे हो राहु मुस्लिम है, कैसे, मेरे को समझाना इस बारे में। देखो, जो अनकंडीशनल लिविंग है, जो मतलब जिस तरह के बिलीफ सिस्टम है ना मुस्लिम वर्ल्ड का, वो राहु गवर्न करता है। हाँ, तो ईरान जो है, जो हम लोगों का सनातन धर्म का सिस्टम है, या मैं तीनों की क्लैरिटी, तो हम सरदार कौन है वो भी बताता हूँ। जी प्लीज। जुपिटर सनातनी हिंदू हैं जी, हम। सरदार जुपिटर प्लस राहु है और मुस्लिम राहु है। जब राहु और मंगल का मिलन हुआ था एक्वेरियस राशि में, जो अभी खत्म हुआ है 2 दिन पहले, जिसने वार कराई थी, जब ये कंजंक्शन नहीं हुआ था, मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था कि मंगल और राहु की युति होने वाली है एक्वेरियस राशि में। जब ये युति होती है, मुस्लिम वर्ल्ड की कहीं ना कहीं बड़ी लड़ाई देखने को मिलती है। वाह, ओके, मेरे को नहीं पता था, क्योंकि मेरे को पता है ईरान तो अपने खुद के बंदे मारता भाई। आपने अपने खुद के 30 अभी इन्होंने 18-19 साल का एथलीट मार के टांग दिया भाई, कि हम, अगर तुम हमारे अगेंस्ट जाओगे ना, तो ये 19 साल एथलीट, बहुत पॉपुलर एथलीट है वो, मेरे को नाम नहीं आता उसका। पता एक नहीं, कई मारे, बहुत मारे हैं, पर वो एग्जांपल सेट करने के लिए भाई, शर्म हमके भाई, हमसे पंगा लोगे तो ये होगा। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया लर्न कर लिया मैंने, थैंक यू सो मच। एक बात जुड़ती है हमेशा हर मार्केट के साथ जी, बबल। क्या रियल एस्टेट में भी किसी कंट्री में बबल है? या जैसे स्टॉक मार्केट के बबल को तो हम पहचानते हैं, आप रियल एस्टेट क्योंकि जैम हो आप अपने फील्ड के, तो क्या बबल कहीं चल रहा है इंडिया में? क्या बबल ये जो नोएडा की मार्केट है, ये जो गुड़गांव की मार्केट है, या दिल्ली की मार्केट है, दिल्ली की मार्केट में तो बबल नहीं कह सकता जी, पर गुड़गांव और नोएडा की मार्केट में कुछ अनरियलिस्टिक रेट्स चल रहे हैं। उसमें क्या होता है भाई, एक ना 18.6 ईयर साइकिल होता है। अगर ये आपकी ऑडियंस जाके पढ़ लेंगे ना भाई, ये रियल एस्टेट में इतना पैसा कमा सकता है, मैं आपको बता नहीं सकता। वो जो 18.6 ईयर का साइकिल है ना, वो बहुत जबरदस्त चीज है। एक्चुअल में बबल नहीं है, उसका ना पीक बोला जाता है, हम उसको बबल नहीं बोलते, उसको पीक बोलते हैं। और क्या होता है कि भाई, ये 18.6 ईयर साइकिल में एक साइकिल बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। लास्ट वाला फेज बताता हूँ, 0 से 7 साल प्रॉपर्टी ऊपर जाती है, बिल्कुल पीक पे होती है, फिर पीक के बाद 2 साल का स्टैग्नेंट आता है, और एक ना लास्ट 18.6 के बिल्कुल एंड में आता है विनर्स कर्स, जहां पे लोगों को लगता है कि भैया पैसा ना मतलब नीचे गिर ही नहीं सकती रियल एस्टेट, यहाँ पे गलती हो जाती है। ये बबल नहीं बोलते इसको पीक बोलते हैं हम। पीक वुड बी द राइट वर्ड जिसको हम यूज कर सकते हैं, अगर ये समझ जाएंगे भाई पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने ये कर लिया 1000 करोड़ आराम से कमा सकते हो। एग्जिट कब करना है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट में समझ आना ना, एग्जिट कब करना है, 1000 करोड़ तो भाई साहब ऐसे बना सकते हो।
मनी ट्रायंगल आपके हाथ में बन रहा है। ये मेरे को नहीं पता। आप आप बात करते करते देख आपने मेरा पता नहीं क्या क्या देख रहे हो भाई, मेरे को लग रहा है पॉडकास्ट बंद करो भाई, मणिपुरी ट्रायंगल। बात कर रहे हैं आज अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका इस वार का या दुनिया की इकोनॉमी का एक सेंट्रल पॉइंट है और अमेरिका को हम साइड रख के दुनिया नहीं जी सकते। मेरा आपसे क्वेश्चन है, जी क्या अमेरिका साम्राज्य का अंत दिख रहा है आपको? नहीं मुझे एज ए एस्ट्रोलॉजर दिख रहा है। अच्छा हाँ, और लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप एज ए मतलब रियल एस्टेट है या बड़ा, आपको भी बारीकी से पता है, जैसे आपने मुझे मना किया था अनऑफिशियल अभी बात जी हुई थी, थैंक यू। तो आपको क्या लगता है? भाई मेरे को नजर नहीं आ रहा, पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपको कब तक लग रहा है कि इनका अंत है? बाय द वे देखो, एक तो नोस्ट्राडामस ने भविष्यवाणी की थी कि न्यू सिटी पे, न्यू सिटी या जिसको हम न्यूयॉर्क कहते हैं, वो ढह रहा है। जी ये नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी है, ये तो मैं भी नहीं लेके आया। मैंने मंगल के वार की भविष्यवाणी की थी 2000, जब नुपुर शर्मा कांड हुआ था, मैंने उसी समय बोला था 2025 में इंडिया की मंगल की दशा चल रही होगी। मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, 2024 में अगर जीत के आ गए, उनकी भी मंगल की दशा चल रही होगी। ये जो पुतिन लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन से, ये भी मंगल की दशा चल रही है पुतिन की, और ये वार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो ये जब भी मंगल की दशा 2032 तक भारत की चलनी है, 2028 तक मोदी जी की चलनी है। मोदी जी के जो माइंड सेट हमेशा ना बहुत ही परेशानियों से घिरा रहने वाला है, क्योंकि लेकिन मंगल विजेता भी बनाता है, तो भारत भी हारने वाला नहीं है कोई लड़ाई, ना मोदी जी हारने वाले हैं और ना पुतिन हारता दिख रहा है। मैंने पुतिन के बारे में तब बोला था नहीं हारेगा, जब लोग कह रहे थे ये हार जाएगा, क्योंकि शुरुआत तो बड़ी अग्रेसिव की थी रशिया ने, लेकिन बीच में वो हरा नहीं पा रहा था। तो शायद पुतिन की एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था इस बार को लंबा खींचना। मेरे को नहीं लगता भाई यूएस खत्म होगा। उसका रीजन है, बताओ। मैं आपसे भी क्वेश्चन है, आपसे नहीं सिर्फ आपसे भी क्वेश्चन है, एक बात बताओ कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप या तो ईरान चले जाओ या तो यूएस चले जाओ, आप कहां जाओगे? आज से कुछ समय पहले होता तो शायद मैं सीधा बोलता अमेरिका। हाँ जी, आज हो सकता है मैं सोचूं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, उसका रीजन पता क्या है? देखो भाई, यूएस का ना जो एनवायरनमेंट है ना, उनकी जो वैल्यूज है और प्रिंसिपल्स जो है, वो भाई इनोवेशन पे है। बड़ा सिंपल सा एक है उनका ना, बैंकरप्सी लॉ देखो कितना बढ़िया। अब यहां पे कोई बैंकरप्ट हो जाए तो उनको लगता है भाई साहब इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया। भाई साहब इलॉन मस्क 2 बारी बैंकरप्ट हुआ है, इनको पता नहीं होगा। नहीं, डोनाल्ड पता है। डोनाल्ड ट्रम्प 3 बारी हो चुका है। पर आप समझो वो 700-800 बिलियन डॉलर का मालिक है इलॉन मस्क, कैसे बन जाता? मौका नहीं मिलता तो। अगर मौका नहीं तो एग्जैक्टली। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं, आप ध्यान से सुनना ये बात, तुम्हारे लिए जान के चुभने भी वाली तुम्हें, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत तगड़े एसेट थे, उनका एक बिजनेस फेल हुआ, फिर भी यूके भाग गए। पता लग गया तुम्हें कौन है वो? और यहाँ पे एक ऐसी फैमिली है जिनको सपोर्ट मिल रही है और उनके इतने तगड़े तगड़े लोन जो है वो बहुत छोटी कीमतों में माफ किए जा रहे हैं। समझ तो आपको आ गई है? तो यार गलती किसी से भी हो सकती है। बिजनेस जो है कि बिजनेस क्या रिस्क है और सबके बस की बात भी नहीं है। तो भाई जो उनकी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स है ना, उनके जो लॉज हैं और वो इनोवेशन पे जितना फोकस करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि मेरे को अभी तक नजर नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों। मेरे को बताओ आप। डेस्टिनी का रोल होता है या नहीं होता? हाँ, डेस्टिनी का रोल होता होगा भाई, पर मेहनत का भी तो रोल होता ही है ना। बिल्कुल, इनोवेशन का होता है, वक्त का होता है। सबसे बड़ी चीज है वक्त। जी, जिसका वक्त सही, जिसके पत्ते सही पड़ रहे हो। देखो, सक्सेस और फेलियर पार्ट ऑफ द बिजनेस है, उसमें हमें इतना आक्रामक होने की जरूरत नहीं कि हम विजय माल्या को भागना पड़े, क्योंकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट था। ठीक है, मैं पर्सनली विजय माल्या को जानता हूँ, उनके चार्ट को भी जानता हूँ। शनि राहु की युति उनके 10th हाउस में है। कार्मिक डेट कुछ बहुत बड़ा पेंडिंग लाए थे और कर्म के थ्रू उन्होंने फेस करना था, और उनका चंद्रमा शायद 12वें घर में है, तो उन्होंने फॉरेन सेटलमेंट भी दिख रही थी। शनि की तीसरी दृष्टि भी फॉरेन कंट्री पे थी, उनको फॉरेन भागना पड़ा। वो तो हो गया एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट। मैंने बोला सक्सेस और फेलियर बिजनेस के एक पार्ट होते हैं। Correct. उसको एक उसी तरीके की परिभाषा में लेना चाहिए। Absolutely. जब तुम गरीबों में इतना पैसा बांट सकते हो, उस प्रोसेस को भी झेलने की तैयारी करो। सो मेरे को लगता है बिकॉज जो सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, देखो ना भाई, इनोवेशन कहां से होती है? हमारे पास टैलेंट है, पर हमारा टैलेंट यूएस जाके सीईओ बन रहा है। क्यों नहीं बन रहे वो यहाँ पे सीईओ? क्योंकि यहाँ पे इकोसिस्टम नहीं है। अब जो आप देखो बड़े बड़े सीईओ है जो कौन है? भारतीय ज्यादा। एग्जैक्टली।
पर इसीलिए मेरे को लगता है कि भाई यूएस अभी तो मेरे को नजर नहीं आ रहा, बट अब देखो आप और इस तरीके से प्रेडिक्शंस करते हो, हम किसी और तरीके से देखते हैं, तो वो मेरे को पता मेरा नहीं। खुद का नहीं है जी एक, मैं तो हमारे दिमाग में सोच के ही बैठा था कि न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका में एक समस्या आने वाले दिनों में दिख रही है, एज एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिख रही है, लेकिन एक प्रोग्राम जनरल भी देख रहा था, उसमें भी आ रहा था कि जो साइन आते हैं ना किसी साम्राज्य के अंत होने के, वो सब सारे साइन अमेरिका की इकोनॉमी में। आप ये कह रहे हो कि क्योंकि न्यूयॉर्क का जो अब नया वो मेयर बना है, वो अपना राहु बन गया। हाँ, राहु बन गया। मैंने सही बोला? अभी उसकी माँ का भी पूरा कहीं ना कहीं फिगर मतलब आया है। सो बाय द वे, इसको आप जो बोल रहे हैं ना, इसको मैं देखता हूँ कि ये बहुत बड़ी, भाई ध्यान से सुनना आप, प्लीज अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे आप ये देखो, उस गवर्नर का जो न्यूयॉर्क का मेयर बना है, उसका यहाँ एक जेल में कैदी बंदा उमर शर्जील, जो इंडिया को काटने की बात करता, जिसकी स्पीचें भी पब्लिक में पकड़ी गई, वो उसकी साइड लेता दिख रहा है। मतलब एक तू इतनी बड़ी पोस्ट पे जीत के आया है, क्या तेरे को किसी कंट्री के इंटरनल अफेयर में इस तरह के रिमार्क्स करने की एब्सोल्युटली कोई जरूरत नहीं है। मेरे को पता क्या लगता है भाई, अब जो यूएस बना ना वो कैपिटलिज्म पे बना है। बिल्कुल 100%। उनका रिपब्लिक सेटअप है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, और दुनिया की सबसे तगड़ी जो कैपिटल है व्हेन इट कम्स टू मनी, वो न्यूयॉर्क है। यस। अगर मैं होता स्ट्रेटेजिस्ट इनका, तो मैं भी यही कहता। आप सिर्फ मेरे को प्रॉपर्टी का बहुत तगड़ा स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, बिजनेस का भी स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, वो अलग बात है, पर अगर मैं स्ट्रेटेजी कर रहा होता तो मैं यही कहता, मैं कहा पहले लो भाई लंदन, कैपिटल स्टेट, मतलब जो पूरी उसको बोला जा सकता है ऑफ द वर्ल्ड, लंदन, फिर लो न्यूयॉर्क। भाई सब कैसे नहीं गिरेगा? सो आप जो कह रहे हो शायद ठीक है, पर अभी आने से पहले ही ना फ्लोरिडा के बारे में एक नया लॉ पास करा है उनके गवर्नर ने, डिसेंटिस जिसका नाम है। वो कह रहा है कि भाई साहब वोटिंग जो होगी ना, जब तक आप यूएस सिटीजन नहीं होगे ना, आप वोट ही नहीं कर सकते। न्यूयॉर्क और लंदन और न्यूयॉर्क और जो कैलिफोर्निया है, उसमें ये रूल नहीं है। वो चाह रहे हैं कि वो बाहर से लोग बुलाएं और आके कोई भी वोट डाले, और जो भी वहां पे पहुंच के वो वोट डालता ना, वो यूजुअली डेमोक्रेटिक वोट डालता, जो लेफ्ट की गवर्नमेंट है, जो उनको आना अलाउ कर रही है। पूरे वर्ल्ड में ना लेफ्ट की लॉबी जीतती ही आउटसाइड की स्पोर्ट्स से। एब्सोल्युटली पूरे वर्ल्ड इमिग्रेंट्स में, एब्सोल्युटली इमिग्रेंट्स पे कहते हैं। एग्जैक्टली। लंदन, सॉरी आप पूछ रहे थे ना मैं क्यों बोल रहा था ऑफ द कैमरा का मेलबर्न पे जाओ, बता दो उसका रीजन क्या भाई। 70% जो भारतीय हैं वो मेलबर्न में है। वो दिख रहा है मेरे को भी, मतलब थोड़ी इस बात की। सॉरी इसको मैं थोड़ा सा और प्रिसाइजली आंसर देता हूँ। जो 70% भारतीय हैं जो मेलबर्न में रहते हैं ना, वो लेफ्ट को वोट डालते हैं। आप सोच लो क्या होगा। लेफ्ट इकोसिस्टम चलता नहीं है, ऐसे ही चलता है। लेकिन ये भी बात पक्की है, लेफ्ट की सपोर्ट से बनी गवर्नमेंट, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कभी भी उस कंट्री का भला नहीं करती। हुए नहीं भाई, न्यूजीलैंड गिरा, इवन न्यूजीलैंड क्यों गिरा? वो जो हाँ, वो लेडी आई थी जो, एग्जैक्टली, अब वो सिडनी चली गई है, मेरे घर के 20 मिनट बाद दिल करता मारो उसके, पूरा न्यूयॉर्क को, पूरे न्यूजीलैंड को तबाह करके एग्जैक्टली वहां से 4 साल में भाग गई। पहले तो आई नहीं न्यूजीलैंड दोबारा मुड़ के। भाई बुक टूर चल रहा है जी उसका यूएस में, बड़ा तगड़ा, उसको पता। ठीक है मेरी असेसमेंट। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेफ्ट तो फेलियर है, लेफ्ट ने आज तक किसी का भला ही नहीं करा। भला नहीं किया, बिल्कुल। उस कंट्री का तो नहीं किया, उस कंट्री का तो नहीं किया। इवन हमारे देश में भी जो रोहिंग्या या जो भी बांग्लादेशी बाहर के पल रहे हैं, किसकी चाय पे। चलो मैं अब इसके बारे में आपको पता चल गया है। लेफ्ट का भाई कोई फायदा नहीं है। लेफ्ट की गवर्नमेंट जो होने से अच्छा कि ना ही हो, ज्यादा बढ़िया। हम लोग जो कैपिटलिस्ट इन्वायरमेंट के हम लोग हैं जी, तो हम तो राइट विंग को ही हमेशा वोट देते हैं, राइट विंग को ही शायद वोट देंगे। भाई नहीं, मैं बाय द वे प्लीज अंडरस्टैंड करो, मैं सेंट्रल लेफ्ट को भी वोट डाल दूंगा। अगर आप सेंट्रल हो ना, तो आप तो एक्सट्रीम पहुंचे हो। मैं बड़ा बहुत लेफ्टिस्ट, जो टोटल लेफ्टिस्ट है ना, वो माइंडसेट ही भाई एक बात बताऊं, अब थोड़े सिखों को भी समझ आएगी। सिख जो है वो सेंट्रल लेफ्ट और सेंट्रल राइट दोनों के होते हैं, पर वो सेंट्रल होते हैं, वो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट नहीं। हाँ, कुछ तबका तो हमेशा ही होगा, ये तो आप नाइव हो गए एक्सेप्ट करने के लिए कि भाई कुछ तबका नहीं होगा, वो तो हमेशा होता है। पर ज्यादातर जो सिख हैं वो सेंट्रल लेफ्ट और सेंट्रल राइट होते हैं, तो इसलिए मेरे को सेंट्रल लेफ्ट में डालने कोई दिक्कत नहीं है। पर बंदा तो ढंग की बात करे ना। आप तो बात कर रहे हो एलजीबीटीक्यू की, आप बच्चों को कंट्रोल लेने जाते हो, घर पे आप लड़ाइयां करवा रहे, फेमिनिज्म डलवा के बकवास कर रहे हो तुम। ये लेफ्ट की सोच है सारी। भाई तोड़ना और सबसे इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल। किसी भी
पूरी समाज की जो आस्थाएं हैं उसको ध्वस्त करना लेफ्ट समाज लेफ्ट का काम है ये। एक लास्ट क्वेश्चन जहाँ पे आज का जी भाई। पॉडकास्ट मैं खत्म करूंगा, ज्यादा जी टाइम भाई, नहीं लूंगा। थैंक यू। अगर रियल एस्टेट में ना होते जसमीत सिंह, प्रॉपर्टी स्ट्रेटेजिस्ट नहीं होते, तो किस फील्ड में होते? भाई मैं सच बताऊं, इनको ना थोड़ा बुरा लग सकता है, इनको लग सकता है थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं कहीं पे भी होता ना भाई, मैं कुछ भी कर लेता। ओवर कॉन्फिडेंस ये पता कि भाई मेरे जितना आप काम नहीं कर सकते। भाई मुंबई गया मैं सुबह 4 बजे, 3.5 घंटे सो के मुंबई गया। 4 पॉडकास्ट मेरे को बिग बॉस जो है उन्होंने बुलाया था, तो जिनकी आवाज होती है, और उसके बाद 3 पॉडकास्ट और मेरी टीम ने मतलब अरेंज करे हुए थे। भाई 3.5 घंटे सोया, 4 पॉडकास्ट करे, अगले दिन सुबह वापस आ गया। सुबह चंडीगढ़ गया, 3 पॉडकास्ट करे, रात शाम को वापस आ गया। कैसे कर पाएंगे भाई? और ये नहीं है पॉडकास्ट करनी सिर्फ लोन बात नहीं है, हर पॉडकास्ट पे आपको अलग बात मिलेगी। एक बात बीच में काटूं? जी भाई, हाँ जी, सफलता आपका माइंडसेट है, बिल्कुल। उसकी कोई ये नहीं है परिभाषा कि वो फाइनेंशियल मार्केट में मिलेगी या आपको रियल एस्टेट में मिलेगी। कोई है ही नहीं भाई, आई स्वेयर टू गॉड। इसलिए वो माइंडसेट अगर आपके पास है, Absolutely. आप सफल। तो इसलिए भाई 80% जो मेरे पॉडकास्ट होते हैं ना, वो माइंडसेट पे होते हैं। 20% करता हूं मैं प्रॉपर्टी की बात, क्योंकि इनको लगता है कि भाई बस प्रॉपर्टी, अपना शेयर्स, गोल्ड, भाई इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ठीक नहीं करोगे, जितना मर्जी घोड़े दौड़ा लेना, नहीं हो पाएगा, गारंटी है। लिख लो, 400 साल बाद पॉडकास्ट देख लेना, ये सच मिलेगा आपको। इसको ठीक कर लो, आप किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हो। बहुत मजा आया, आज का बड़ा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था। एक प्रॉमिस के साथ पॉडकास्ट क्लोज करता हूं कि नेक्स्ट पॉडकास्ट जब भी थोड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मतलब यहाँ से जो वार की सिचुएशन है इससे बाहर आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मार्केट में सामने खड़ी होंगी, उस अपॉर्चुनिटीज के दौर में दोबारा जसमीत सिंह मेरे सनस्टार एस्ट्रो या दी प्लैनेट कनेक्ट शो में मेरे सामने बैठे होंगे। भाई प्रॉमिस करके जा रहा हूँ आपको, अगली बार आऊंगा आपसे जरूर करूंगा, क्योंकि आपसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। और भाई मेरा जो कीड़ा है ना सीखने का, वो कभी शांत नहीं हो सकता। भगवान करे ऐसे ही रहे। बहुत मजा आया आपके साथ, आई स्वेयर टू गॉड, प्रॉमिस है, प्रॉमिस करके जा रहा हूँ भाई, डेफिनेटली आऊंगा अगली बार भी। बहुत मजा आया जी, आज का शो बहुत इंटरेस्टिंग था। एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी से मिलवाया आपको, जो कि ना केवल अपनी फील्ड के एक सिरमौर हैं, बल्कि जियोपॉलिटिकल और डिफरेंट टॉपिक पे जो बातें इन्होंने की बहुत ही सराहनीय थी, बहुत ही अद्भुत थी। थैंक यू जसमीत। थैंक यू सो मच भाई।